सेल्फ स्वपन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सिद्रावली। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 8th चैप्टर ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, अनधिमान वक्र दृष्टिकोण या तटस्थता वक्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम उपभोक्ता संतुलन की तटस्थता वक्र की सहायता से व्याख्या करेंगे। तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन सबसे पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया था। इस धारणा का विकास इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो ने 1906 में तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉनसन ने 1913 में किया था। उसके बाद रूसी अर्थशास्त्री स्लस्की ने 1915 में इसका विकास करने में अपना योगदान दिया। इस विश्लेषण को मांग सिद्धांत का महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का श्रेय 1934 के बाद हिग्स तथा हेलन को जाता है। इन्होंने अपने एक लेख मूल्य सिद्धांत पर पुनर्विचार, जो ए कंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में इसे एक वैज्ञानिक रूप दिया था। इसके बाद ये माना जाता है कि हिग्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, जो मूल्य और पूंजी थी, उसमें इसकी विवेचना की है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की। एक उपभोक्ता ये माना जाता है कि संतुलन की स्थिति में वहाँ होता है जहाँ वह अपनी निश्चित आय तथा बाजार में जो वस्तु और सेवाओं की निश्चित कीमत दी हुई होती है, उन पर एक ऐसा संयोग खरीदता है जिस पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होती है। और इस प्रकार से जब वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है तो वो अपनी संतुलन स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के पास जो आय होती है वो निश्चित आय होती है और बाज़ार में जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कीमत भी निश्चित होती है। ऐसी स्थिति में सदा उपभोक्ता उन संयोग को खरीदना पसंद करता है, वस्तुओं के उन संयोग को खरीदना पसंद करता है जिस पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होती है। ये एक प्रकार से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या हम तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि तटस्थता वक्र, जिसे अनधिमान वक्र भी कहा जाता है, ये क्या होता है। तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम इस वक्र को देखते हैं तो ये हमें रेखा चित्र में इस प्रकार का दिखाई देता है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो आईसी कर्व के रूप में जाना जाता है। अब इस प्रकार के तटस्थता वक्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो तटस्थता वक्र को बनाने से पहले सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि बाज़ार में उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, जिनमें एक सेब को ले लेते हैं और एक हम संतरे को ले लेते हैं। यहाँ पर हम सेब और संतरे के विभिन्न संयोग दिखाएंगे। तो टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम हमारे पास सेब और संतरों का संयोग आता है। फिर हमने सेब की मात्राएं दिखाई है जो उपभोक्ता खरीदता है, और उसके बाद संतरे की इकाइयाँ दिखाई गई है जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। अब तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेब व संतरे के हमारे पास ABCD 4 संयोग है, और इन चारों संयोगों में सबसे पहला संयोग हमारे पास ए आता है, जहाँ पर उपभोक्ता सेब की 1 इकाई और संतरे की 10 इकाई का उपयोग करता है तो उसे उतनी ही संतुष्टि मिलती है जितने भी संयोग बी में सेब की 2 और संतरे की 7 इकाइयों को खरीदता है। देखो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि अगर उपभोक्ता संयोग बी में सेब की 1 से बढ़ाकर 2 इकाइयों का उपयोग करता है, लेकिन संतरे की 10 से घटाकर 7 करने की बजाय अगर वो 10 संतरे का ही उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दोनों वस्तुओं में से सेब की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाएगा, जिससे उसकी संतुष्टि स्तर बढ़ जाएगी। जबकि तटस्थता वक्र हमें ये बताता है कि उपभोक्ता किसी भी संयोग का चयन करे उसे समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए वो उसी संतुष्टि स्तर को बनाए रखने के लिए सेब की मात्रा में वृद्धि कर रहा है तो संतरे की मात्रा का कुछ त्याग कर रहा है। जैसे 10 से घटाकर वो संतरे की 7 इकाइयों का उपयोग करता है। इसी प्रकार से संयोग सी में हम देखते हैं कि संतरे की वो एक और अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है, जैसे 3 संतरे का उपयोग करता है तो इस बार उसने संतरे की 2 इकाइयों का त्याग कर दिया, यानी कि अब वो 7 के बजाय 5 संतरों का ही उपयोग कर रहा है।
संयोग डी में हम देखते हैं कि उपभोक्ता द्वारा सेब की 4 इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में वो संतरे की फिर से कुछ इकाइयों का त्याग कर देते हैं। जैसे रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि वो 2 इकाइयों का त्याग कर देता है। इस प्रकार से हमारे पास ये एक तटस्थ अनुसूची आ जाती है जो तटस्थ तालिका कहलाती है। ये तालिका भी मुख्य रूप से इन 2 वस्तुएं सेब और संतरे की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित कर रही है, जिस पर उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता द्वारा जो संतुष्टि प्राप्त की जा रही है वो उसे समान मात्रा में प्राप्त हो रही है। अब हम इसी तटस्थ अनुसूची की सहायता से तटस्थ वक्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि इस रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर हमने सेब को लिया है और ओ वाई अक्ष पर हम संतरे की इकाइयों को प्रदर्शित कर रहे हैं। सेब की इकाइयाँ जो ओ एक्स अक्ष पर ली गई है वो तालिका के अनुसार ही 1, 2, 3, 4 और संतरे की इकाइयाँ हमने वही 10, 7, 5 और 4 के रूप में ली है। देखो, उपभोक्ता सबसे पहले संयोग 1 के अंदर हम देखते हैं कि वो 1 सेब का और 10 संतरे की इकाइयों का प्रयोग कर रहा है। तो हमारे पास पहला संयोग ए आ जाता है जो 1 संतरे सेब की और 10 संतरे की इकाइयों को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन, जैसे वो 2 सेब को खरीदता है, संतरे की कुछ इकाइयों का त्याग कर देता है, यानी 3 इकाइयों का 7 संतरे आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास बी संयोग आ जाता है। फिर वो संतरे की तीसरे संयोग में देखते हैं कि सेब की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहा है, यानी तीसरी सेब का प्रयोग कर रहा है, तो संतरे की वो कुछ इकाइयों का त्याग कर रहा है, 2 इकाइयों का त्याग कर दिया। सी कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया। फिर उसने सेब की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया, उसने संतरे की 1 इकाई का त्याग कर दिया, यानी 4 आ गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पास डी कॉम्बिनेशन आ गए। हम ए, बी, सी और डी कॉम्बिनेशन जो संयोग है, इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जो तटस्थ वक्र कहलाता है। इस तटस्थ वक्र हमें ये बता रहा है कि उपभोक्ता चाहे ए संयोग का चयन करे, बी संयोग का चयन करे, सी संयोग का चयन करे या डी संयोग का चयन करे, ये सदा इसके ऊपर समान संतुष्टि प्राप्त करता है। इस संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि इस तटस्थ वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि वो जैसे जैसे सेब की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग कर रहा है, संतरे की इकाइयों का त्याग करता जा रहा है। यानी कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी हो रही है। इसी कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई हमें दिखाई देती है। इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तटस्थ वक्र है इसका ढलान मूल बिंदु की ओर अर्थात ये उन्नतोत्तर स्थिति का हमें दिखाई दे रहा है। अब जब हम तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुँचता है। उसके लिए हमारे पास बजट रेखा भी होनी चाहिए। अब बजट रेखा की सहायता से हम ये देखते हैं कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा वह रेखा होती है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा 2 वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय निश्चित ही है, बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमत दी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर वो इस निश्चित आय और वस्तुओं की कीमत के आधार पर विभिन्न संयोगों को खरीद सकता है, जैसा कि हम एक तालिका की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। हम तालिका के अंदर ये देखते हैं कि मान लो उपभोक्ता के पास 4 रुपये उसकी मौद्रिक आय है, निश्चित आय है। इस 4 रुपये की सहायता से वो सेब की और संतरे की इकाइयों को खरीद सकता है। हम यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि बाजार में सेब की कीमत 1 रुपये है तथा संतरे की कीमत 50 पैसे है। तो यहाँ पर तालिका में हम देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता अपने सारे के सारे रुपए सेब पर न खर्च कर संतरे पर खर्च करता है, उसके पास निश्चित आय कितनी है? 4 रुपये। तो 50 पैसे के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 8 संतरे खरीद सकता है, जबकि वो सेब की कुछ भी इकाइयाँ नहीं खरीद पाएगा। इसी प्रकार से दूसरे संयोग में देखते हैं हम कि उपभोक्ता सोचता है कि 1 सेब खरीद लूँ तो 1 रुपये के 1 सेब के हिसाब से 1 रुपये यहाँ पर खर्च कर देगा, उसके पास 3 रुपये बचेंगे और 3 रुपये में वो 50 पैसे संतरे के हिसाब से 6 संतरे खरीद सकता है, यानी कि 1:6 हमारे पास आ जाता है।
तीसरे संयोग में हम देखते हैं कि उपभोक्ता एक बार फिर से 4 रुपये में से 2 रुपये सेब पे खर्च कर देता है। तो ऐसी स्थिति में 1 रुपये की सेब आ रही है तो 2 इकाइयों सेब की प्राप्त कर सकता है। उसके पास 2 रुपये शेष बच जाते हैं। इन 2 रुपये में वो 50 पैसे संतरे के हिसाब से 4 संतरे खरीद सकता है। इसी प्रकार से हम डी कम्बिनेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं उपभोक्ता अगर और अधिक सेब प्राप्त करना चाहता है तो वो 3 रुपये सेब पर खर्च करता है। तो ऐसी स्थिति में वो सेब की 3 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है। उसके पास 1 रुपये बच जाएगा। 1 रुपये में वो 50 पैसे संतरे के हिसाब से 2 संतरे खरीद सकता है। इसी प्रकार से हम अंतिम संयोग ई पर देखते हैं कि उसके पास वही निश्चित आय 4 रुपये है। अगर वो सारे के सारे 4 रुपये सेब के ऊपर खर्च कर देता है तो वो सेब की 4 इकाइयाँ खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में वो संतरे की 1 इकाइयाँ नहीं खरीद पाएगा। यानी कि ए संयोग और ई संयोग पर हम देखते हैं कि ए संयोग में वो सभी रुपये अपनी निश्चित आय को संतरे पर खर्च कर रहा है, इसलिए उसकी अधिकतम इकाइयाँ 8 प्राप्त कर सकता है, जबकि सेब की कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा है। और इसी प्रकार से अंतिम सहयोगी में हम देखते हैं कि अगर वो सभी रुपये अपनी निश्चित आय को सेब पर खर्च कर देता है तो वो सेब की 4 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है, संतरे की कुछ भी इकाइयाँ प्राप्त नहीं कर सकता। इसी आधार पर हम बजट रेखा का निर्माण करते हैं। देखो वही ओ एक्स अक्ष पर हमने सेब को, ओ वाई अक्ष पर हमने संतरे की इकाइयों को लिया है। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है ए बी सी डी ई कम्बिनेशन। इन कम्बिनेशंस के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहला ही संयोग आया था, जैसा कि हम तालिका में देखते हैं कि वो सेब की कुछ भी इकाइयाँ नहीं खरीद रहा और संतरे की 8 इकाइयाँ खरीद रहा है, यानी कि उसने सारे के सारे रुपए संतरे पर खर्च कर दिए। इसी प्रकार से जो ई संयोग है जिसके अंदर वो सेब पर 4 रुपये खर्च कर रहा है और संतरे पर कुछ भी खर्च नहीं कर रहा, तो हमारे पास ई संयोग आ जाता है। बी सी डी संयोग भी हमारे पास इसी तालिका के आधार पर आता है, 1:6, 2:4 और 3:2। और इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो हमें जो रेखा प्राप्त होती है वो एक बजट रेखा कहलाती है। यानी कि बजट रेखा हमें ये बता रही है कि ये 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित कर रही है जिन पर उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या जब हम तटस्थ वक्र की सहायता से कर रहे हैं तो हमारे पास तटस्थ वक्र भी आ जाता है और बजट रेखा भी आ जाती है। तटस्थ वक्र के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उपभोक्ता की केवल संतुष्टि स्तर को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर वो उपभोक्ता की आय की और बाजार में दी हुई वस्तुओं की कीमतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और उपभोक्ता संतुलन के अंदर उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए बजट रेखा का निर्माण किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन जो हमने प्रारंभ में बताया था कि क्या होता है कि वो अपनी निश्चित आय को बाजार में जो वस्तुएं दी हुई है, 2 वस्तुएं जैसे वो सेब और संतरे खरीद रहे हैं, उनकी जो निश्चित कीमत दी हुई है उन पर वो उन संयोगों को खरीदता है जिस पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और ऐसी स्थिति में जब उसे समान संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो वो अपने इस संतुष्टि स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर जब हम उपभोक्ता संतुलन को देखते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी 2 महत्वपूर्ण शर्तें दिखाई देती है जब हम इसका तटस्थ वक्र की सहायता से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली शर्त हमारे पास आती है कि जो कीमत रेखा है वो तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। यानी कि जो बजट रेखा आई है हमारे पास, कीमत रेखा जिसे कहते हैं, वो तटस्थ रेखा को स्पर्श करनी चाहिए। अर्थात x के लिए y की सीमांत प्रतिस्थापन की दर उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। अर्थात MRS = PX / PY या PX / PY। यानी कि आप ये कह सकते हैं PX दर्शा रही है x वस्तु की कीमत और PY दर्शा रही है वस्तु y की कीमत। इन दोनों का अनुपात सदा सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त आती है हमारे पास जो तटस्थ वक्र है जिसे अनधिमान वक्र भी कहा जाता है, इसका ढलान सदा मूल बिंदु की ओर होना चाहिए। अर्थात ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। जहाँ पर उपभोक्ता इन दोनों शर्तों को पूरी करता है वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। अब उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी आसानी से कर सकते हैं। रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर हमने सेब की मात्रा को तथा ओ वाई अक्ष पर हमने संतरे की मात्रा को लिया है। हमारे पास ए बी जो रेखा दिखाई दे रही है वो बजट रेखा, कीमत रेखा है। और इसी प्रकार से हमारे पास IC1, IC2, IC3 तटस्थ वक्र है।
तटस्थता वक्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी हमारे पास आती है कि एक ऊंचा तटस्थता वक्र एक अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है और सदा उपभोक्ता ये चाहता है कि वो एक ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंचे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब बजट रेखा AB को इन तटस्थता वक्र हम देख रहे हैं कि कई जगह स्पर्श भी कर रहे हैं। जैसे अगर इसी बजट रेखा जो कीमत रेखा कहलाती है, इस पर हम देखते हैं कि IC1 वक्र है वो C और E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है या काट रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि IC2 वक्र है वो उसे D बिंदु पर काट रहा है और इसके साथ हम इस बजट रेखा पर A और B दो संयोग और देख रहे हैं। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि तटस्थता वक्र और कीमत रेखा के अंतर्गत कि हमें यहाँ पर ABCD और E संयोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख चुके हैं कि उपभोक्ता संतुलन में वही होगा जहाँ पर ये संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। यानी कीमत रेखा तटस्थता वक्र को भी स्पर्श करना चाहिए और तटस्थता वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर होना चाहिए, अर्थात वो उनतोदर होना चाहिए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता A और B संयोग का कभी भी चयन नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों संयोग ऐसे हैं जहाँ पर तटस्थता वक्र स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब हम इसके C और E बिंदु पर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता C बिंदु का भी चयन कर सकता है और E बिंदु का भी चयन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर संतुलन की पहली शर्त भी पूरी हो रही है और जो दूसरी और अनिवार्य शर्त है वो भी पूरी हो रही है। अर्थात ये दोनों बिंदु C और E तटस्थता वक्र पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं कीमत रेखा AB को भी स्पर्श कर रहे हैं, काट रहे हैं और इसका ढलान भी मूल बिंदु की ओर है। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता ये देखता है कि इस तटस्थता वक्र की तुलना में अगर वो तटस्थता वक्र IC2 के बिंदु D का चयन करता है तो वो एक ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच सकता है जो उसे एक अधिकतम संतुष्टि या अधिक संतुष्टि भी प्रदान करेगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो IC2 के बिंदु D का भी चयन कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की इस D बिंदु पर दोनों शर्तें भी पूरी हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये IC2 वक्र AB रेखा जो कीमत रेखा के रूप में है इसको स्पर्श भी कर रही है और ये मूल बिंदु की ओर उनतोदर भी है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में C, E और D में से किस बिंदु पर होगा। तो उपभोक्ता कभी भी IC1 के बिंदु C और E पर नहीं रहना पसंद करेगा बल्कि वो एक ऊंचे तटस्थता वक्र जो उसे अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा उसके D बिंदु पर जाना पसंद करेगा जहाँ पर वो संतुलन की दोनों शर्तें भी पूरी कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उपभोक्ता सेब की 2 इकाइयों का और संतरे की 4 इकाइयों का उपयोग करता हुआ संतुलन की स्थिति में रहेगा। इसके साथ मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करता हूँ कि सपोज करो IC3 वक्र जो हमारे पास IC2 के ऊपर दिखाई दे रहा है वो उपभोक्ता को और अधिक संतुष्टि प्रदान करता, लेकिन वह वक्र हम ये देखते हैं कि कीमत रेखा के दाईं ओर है और ये वक्र कीमत रेखा को स्पर्श नहीं कर रहा है। इसलिए उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की जो दी हुई कीमत है उनके आधार पर वो इस तटस्थता वक्र को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसके ऊपर अगर कोई संयोग होता तो उपभोक्ता उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर इस कीमत रेखा AB के अंदर अगर कोई संयोग होता तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कभी भी उस संयोग का चयन नहीं करता क्योंकि उस संयोग के चयन करने का मतलब वो अपनी पूरी मौद्रिक आय को खर्च नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पर हम एक मान्यता के रूप में लेके चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी पूरी मौद्रिक आय खर्च करता है। तो हमारे पास निष्कर्ष यही निकलता है कि उपभोक्ता सदा D बिंदु का चयन करेगा जो एक ऊंचे तटस्थता वक्र को भी प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर संतुलन की दोनों शर्तें भी पूरी हो रही है। अब हम एक और स्थिति देखते हैं कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उनतोदर भी होना चाहिए। इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि IC1 E बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संतुलन की पहली शर्त तो पूरी हो रही है, कीमत रेखा को तटस्थता वक्र स्पर्श कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम तटस्थता वक्र का ढलान है वो देखते हैं कि वो उनतोदर न होकर नतोदर है, यानी कि वो कन्वेक्स सिचुएशन का न होकर कनकेव सिचुएशन का है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नतोदर स्थिति होने के कारण यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त जो एक अनिवार्य शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर उपभोक्ता इस
IC1 के ई बिंदु पर कभी भी संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, डी बिंदु पर IC2 वक्र कीमत रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और इसका ढलान मूल बिंदु की ओर है, अर्थात ये उनतोदर स्थिति का है, जबकि ये वक्र हमें नतोदर स्थिति का दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि संतुलन की दोनों शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या जब हम तटस्थ वक्र की सहायता से करते हैं तो किस प्रकार से एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंचता है। तो आज हमारे पास चैप्टर था BA फर्स्ट सेमेस्टर के 8th चैप्टर का तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन। अब हम नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।